आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित आदरणीय विवेक जी, आदरणीय लोकेन जी, आदरणीय कमल माखीजानी जी, आशीष जी, पवन जी और कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, काफी लंबे समय बाद इस भूमिका में हम लोगों का मिलना हो रहा है। प्रमुख रूप से एक तो मुझे लगता था कि मिलने का कोई ना कोई प्रयोजन बन जाता है तो फिर मिलना निश्चित हो जाता है, तो इसलिए प्रयोजन बना और हम लोगों की मुलाकात सुनिश्चित हुई। प्रमुख रूप से आज का जो विषय है वो कृषि से संबंधित ही है। आप सबके ध्यान में है कि 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और कृषि इन दो क्षेत्रों पर काफी फोकस करके काम किया गया है। ग्रामीण विकास में एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब 13वां वित्त आयोग आया था उस समय ग्राम पंचायत को 5 साल में 65,000 करोड़ रुपया रिकमेंडेड था और जब मोदी जी ने काम संभाला तो वित्त आयोग की पंचायतों को दी जाने वाली राशि 65,000 से बढ़कर 2,292 करोड़ रुपया हो गई। लगभग कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित करने के लिए 3 गुना राशि बढ़ी और अब 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी 15वें वित्त आयोग की पूरी रिकमेंडेशन नहीं आई है, तो उनकी एंट्रीम रिकमेंडेशन आई है 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में 65,000 करोड़ रुपया इस साल के लिए उन्होंने रिकमेंडेड किया है और जिसको सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि 13वें वित्त आयोग में 65,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए और 14वें वित्त आयोग में मोदी जी के समय में 2,292 करोड़ रुपया और अब 1 साल में 65,000 करोड़ रुपया। तो अब जब फुल रिपोर्ट आएगी तो 5 साल में कितना होगा हम एक मोटा अंदाज लगा सकते हैं। 13वें वित्त आयोग में जो 5 साल के लिए मिलता है वो अब 15वें वित्त आयोग में 1 साल के लिए मिल रहा है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित करने में बड़ी मात्रा में सफलता मिली है और पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसी दिशा में अगर हम देखें तो रोजगार से संबंधित सबसे बड़ा वैकल्पिक कार्यक्रम मनरेगा है। अब मनरेगा में इस वर्ष भारत सरकार 1,01,500 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आधे से अधिक खर्चा अभी हो गया। कृषि के क्षेत्र पर अगर हम आए तो हमें ध्यान में आएगा कि 9-10 में जब कृषि मंत्रालय में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज भी शामिल था, जो अब अलग विभाग बन गया है, 9-10 में ये सब एक ही विभाग था, तो इसका बजट कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपया था और आज देखेंगे
तो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को अलग करके कृषि और किसान कल्याण का बजट 1,34,000 करोड़ रुपया है। विगत कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस पर मिशन मोड में काम करना चाहिए। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान सब लोग इस दिशा में मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं और इस दिशा में जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी प्रयत्न हो रहा है और जो सरकार की तरफ से मदद दी जाने वाली है उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। एक लंबे कालखंड तक स्वामीनाथन साहब ने कृषि के क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से अध्ययन किया और उन्होंने लगभग 201 रिकमेंडेशन की कि कृषि के क्षेत्र में ये बदलाव होना चाहिए। तो आज हम ये कह सकते हैं कि 201 में से 200 रिकमेंडेशन पर भारत सरकार काम कर रही है। उनकी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी जिसमें सरकार को पैसा इन्वॉल्व करना था, वो था कि एमएसपी जो हम हर साल घोषित करते हैं वो एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के घोषित की जानी चाहिए। तो यूपीए के 10 वर्षों में इस रिकमेंडेशन को माना नहीं गया और मोदी जी ने आने के बाद ये तय किया कि सभी राज्यों के साथ मिलकर हमको वहाँ किस प्रकार से किसान की लागत किस फसल में कितनी आ रही है और उस लागत को जोड़कर जो लागत आती है उस लागत पर 50% उसको मुनाफा हो, ऐसा करके एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। तो ये जब सरकार का निर्णय हुआ तो 3-4 साल से लगातार इसी मैकेनिज्म के आधार पर एमएसपी घोषित की जाती है जिसमें लागत पर 50% किसान को मुनाफा होता ही है। खेती के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है और उपार्जन भी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। एफसीआई गेहूं और धान का उपार्जन करती है, नेफेड दलहन और तिलहन का उपार्जन करती है। तो हम उदारता पूर्वक राज्यों के साथ मिलकर इस काम को भी करते हैं। तो एमएसपी पर जब निश्चित हो गया कि 50% मुनाफा मिलना ही है किसान को, तो इससे भी किसान की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली। फिर पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक साल में 75,000 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसान कवर हुए हैं, जिनमें अभी 1-2 करोड़ और बढ़ेंगे, ऐसी संभावना है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी तक 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में भारत सरकार से पहुंचाया गया है। यह मैं समझता हूं कि अभी तक के इतिहास में किसानों को सीधा आय सहायता देने का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 86% है। छोटा जो किसान है वह भी अपने खेत में निवेश करने की स्थिति में नहीं होता और छोटा रकबा है तो कोई बड़ा आदमी भी उसके पास निवेश करने के लिए नहीं पहुंचता। इसलिए
छोटे किसान की आमदनी बढ़ सके, वह महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, तो देश में नए 10,000 एफपीओ कृषि उत्पाद संगठन बनाने की योजना लॉन्च हुई और अब वो प्रारंभ हो गई है। ये 10,000 जो नए एफपीओ बनेंगे, इन एफपीओ पर भारत सरकार 5 वर्ष में 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ये एफपीओ किसान को बुआई से लेकर और उसके उत्पादन को मार्केट करने तक मदद करने वाले हैं। एक एफपीओ अगर कोई विशेष प्रकार का उत्पादन करता है और वो सोचता है कि उसको अपने उत्पादन का प्रोसेस करना है, तो वो प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकता है, वह लेबलिंग और पैकेजिंग भी कर सकता है, जिससे कि उसको उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके। और इसके लिए एक अलग से कोष बनाया गया है, जिसमें एफपीओ 2 करोड़ अथवा उससे अधिक का आसान किस्तों पर लोन ले सकता है। और इस लोन में 2 करोड़ तक का जो लोन होगा, उस पर 3% ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अभी तक का जो अनुभव है, उसमें निजी निवेश की पहुंच नहीं, और जब तक किसी भी क्षेत्र में निजी निवेश नहीं पहुंचता, तब तक प्रगति और जीवन की सुगमता नहीं आती। स्वाभाविक रूप से, जैसे थोड़ा सा हम उदाहरण लें कि एक व्यक्ति जिस पर अपना मकान नहीं है, तो वो अपना मकान बनाना चाहता है, तो मकान बनाने के लिए वो किसी स्कीम के अंतर्गत जाता है। स्कीम के अंतर्गत जाएगा तो उसको मार्जिन मनी भी जमा करना पड़ेगी, कुछ ऋण भी लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के उसके मकान में निजी निवेश होगा, और वो जो ऋण लेगा उसको वापस कर देगा, और मकान में रहेगा तो उसके मन में एक संतोष रहेगा, मैं अपने मकान में रह रहा हूँ, और अपने मकान में रहकर सुगम जीवन व्यतीत करने का उसका मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे ही खेती के क्षेत्र में दिक्कत क्या हुई है कि जो सरकार का निवेश हुआ या निजी निवेश भी हुआ, वह बड़ी मंडी या बड़े जिला स्थान उसके आसपास ही हुआ। जैसे वेयर हाउसिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ग्वालियर के आसपास दिखेगी, मुरैना के आसपास दिखेगी, थोड़ा बहुत ग्वालियर जिले में देखेंगे तो डबरा के आसपास कुछ आंशिक दिखेगी, लेकिन आंतरी में नहीं दिखेगी, मोहना में नहीं दिखेगी, घाटी गांव में नहीं दिखेगी, गोवत के एंडोरी में नहीं दिखेगी, पोरसा में नहीं दिखेगी, सबलगढ़ में नहीं दिखेगी, जबकि असली गांव तो वही है। तो जो निवेश भी थोड़ा बहुत हुआ, वो बड़े केंद्र के पास हुआ। इस निवेश का किसान को लाभ नहीं मिल पाता। वो इसलिए नहीं मिल पाता कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो स्थान किसान की पहुंच से दूर है। मतलब लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर का अंतराल किसान के लिए, अगर वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है, जहां उसको अपना माल रखने की स्थिति नहीं आती, क्योंकि उसको लॉजिस्टिक खर्च बहुत हो जाता है। तो इसलिए वो अपने उत्पादन को रोक नहीं पाता। जैसे उत्पादन आता है, रखने की जगह नहीं है, मंडी में आएगा, बेचना उसकी मजबूरी है। तो ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स को भरने के लिए और गांव तक, खेत तक निजी निवेश पहुंचे,
इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, 20,000 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया आपका मधुमक्खी पालन के लिए, 10,000 करोड़ रुपया छोटी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसे लगभग ये सब मिला के देखें तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो, ये सुनिश्चित किया गया। और ये सिर्फ घोषणा ही नहीं है। 8 जुलाई को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त हुई और आप सब ने देखा होगा कि ठीक 1 महीने बाद 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जब पीएम किसान योजना का 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम किया था, उसी दिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1128 करोड़ रुपए की स्वीकृति देश भर में विभिन्न कॉपरेटिव्स को दी है। तो ये योजना भी एक तौर से प्रारंभ हो गई है। इस योजना में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉपरेटिव की पैक्स को ये मदद मिले, एफपीओ को ये मदद मिले, एग्री स्टार्टअप को ये मदद मिले, या कृषकों के कुछ समूह हैं उनको मदद मिले। तो कुल मिला के कॉपरेटिव, एफपीओ अगर कोई भी काम करेगा तो वो नीचे जाके गांव में ही करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में क्रिएट होगा, उससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और जो लंबे समय से गैप दिखाई दे रहे थे उनको भरने में मदद मिलेगी और इन सब से किसान को जो लाभ होगा उससे किसान की माली हालत सुधरेगी और किसान आने वाले कल में अच्छी स्थिति में आएगा। फसल बीमा की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो एक बड़ा सुरक्षा कवच हम लोगों ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा को परिमार्जित किया और 4 साल में 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम जमा हुआ और 77,000 करोड़ रुपया उनको नुकसान का भुगतान करने का काम बीमा कंपनियों के माध्यम से किया गया। वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी और तब से लेकर चलते चलते लगभग 6 करोड़ किसान इस केसीसी के लाभार्थी थे। वाजपेयी जी के समय 25,000 रुपया तक उसकी लिमिट थी। अब वो जैसा रकबा वैसी रकम केसीसी के अंतर्गत मिलती है। लगभग एक किसान को 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उसको केसीसी में ऋण मिल जाए, ये सुनिश्चितता होती है। अभी फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने जब एफपीओ कार्यक्रम को चित्रकूट में लॉन्च किया, उसी दिन दोबारा से केसीसी अभियान की शुरुआत की थी और फरवरी से अब तक, उसके बाद बीच में लॉकडाउन का पीरियड भी एक लंबा रहा, तो 1 करोड़ 29 लाख लोगों को केसीसी के कवर में लाया गया है और जिनको बैंक से फरवरी से अब तक 1,12,000 करोड़ रुपया लोन डिस्पर्स हुआ है। इससे भी निश्चित रूप से किसानों के बीच में नकदी पहुंची है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानी के क्षेत्र में पिछले कार्यकाल तक किसान को 8 लाख करोड़ रुपया तक भिन्न भिन्न स्कीमों के अंतर्गत देने का प्रावधान था,
इस बार नई सरकार बनने के बाद मोदी जी ने इसको 8 लाख की जगह 15 लाख करोड़ रुपया किसानों को राशि उपलब्ध कराई जाए, ये प्रावधान किया है। तो इससे बहुत सारे उपकरण और बाकी सारी चीजें किसान ले सकने में सफल हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निश्चित रूप से किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है और पढ़े लिखे बच्चे भी खेती की तरफ आकर्षित हों और वो फूड प्रोसेसिंग में जाएं, एफपीओ में जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग करें और गांव के गांव में रुक सकें, इस दिशा में भी बड़ी मदद मिलेगी। किसानी के क्षेत्र में रिफॉर्म की बड़ी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही। तो अभी आप सब लोगों को मालूम है, जब लोकसभा का सत्र हुआ तो उस समय हम लोग 3 एक्ट लेके आए। 2 एक्ट कृषि मंत्रालय से संबंधित हैं और एक एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से संबंधित है। कृषि मंत्रालय से संबंधित 2 एक्ट हैं। कृषक का जो उत्पाद है उसका व्यापार कैसे होगा। अभी व्यवस्था यह है कि किसान अपने उत्पादन को लेकर मंडी में आता है। मंडी में जब तक एमएसपी पर खरीद होती है तो एमएसपी का भाव से मिल जाता है। एमएसपी पे खरीद का जो समय जाता है तो फिर 11 महीने मंडी पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। सुबह अपना उत्पादन लेके वो मंडी में आता है। कुछ लोग 25-30 व्यापारी लाइसेंसी रहते हैं मंडी में, वो उसके माल को ऑक्शन करते हैं। कभी कभी पूल हो जाता है तो किसान की उपज का दाम गिर जाता है। वो शाम तक तो इंतजार करता है कि कोई और आएगा, बोली लगाएगा, बढ़ाएगा, लेकिन शाम को 4-5 बज जाते हैं तो उसके बाद उसकी आशा टूट जाती है। अब उसके सामने ये संकट रहता है कि अगर उसे भाव नहीं मिल पा रहा है तो उसको अपना उत्पादन वापस ले जाना चाहिए, जब भाव मिले तब बेचना चाहिए। लेकिन घर पर भी रखने को जगह नहीं है, लाने का भी किराया उसका लग गया, अब वापस ले जाने का भी किराया लगेगा और फिर दोबारा आएगा तो फिर उसको लॉजिस्टिक खर्चा लगेगा। इसलिए शाम को विवश होकर जो भाव लगता है उस पर बेच के जाने के लिए वो मजबूर हो जाता है और उसको जो वाजिब दाम मिलना चाहिए वो वाजिब दाम उसे नहीं मिलता। बाकी मैं क्या होता है क्या नहीं होता उस विषय में नहीं जाना चाहता, वो व्यापक विषय है और उसमें तमाम किसानों का शोषण लंबे समय से होता जा रहा है। हम लोगों ने नए एक्ट में 3-4 प्रावधान किए। नंबर 1, मंडी प्रेमाइसेस जो है वो राज्य के एक्ट से गवर्न होता है। तो मंडी प्रेमाइसेस के बाहर जो एरिया है वो कोई भी एरिया हो सकता है। किसान का घर हो सकता है, किसान का खेत हो सकता है, उसका खलिहान हो सकता है, उसने अपने उत्पादन को कहीं वेयर हाउस में रखा है तो वेयर हाउस हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है। मंडी प्रेमाइसेस के बाहर जो भी क्षेत्र है वो केंद्र के इस ट्रेड एक्ट पर कवर होगा और इस एक्ट के मुताबिक किसान को ये आजादी है कि वो मंडी के बाहर भी कहीं से भी किसी को भी किसी भी स्थान पर अपनी मनचाही कीमत पर अपना उत्पाद बेच सके। ये एक्ट उसको इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरा, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मंडी के बाहर इस एक्ट के अंतर्गत जो ट्रेड होगी उस पर कोई राज्य का या केंद्र सरकार का टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, बाहर जो ट्रेड होगी उसमें क्रेता को यह बंदिश रहेगी कि किसान के उत्पादन को खरीदते समय
या तो वो तत्काल भुगतान करे या 3 दिवस के अंतर्गत उसे भुगतान करने की बाध्यता होगी। अभी तक कोई भी एक्ट, कोई भी कानून ऐसा प्रावधान नहीं करता कि किसान को 3 दिन के अंदर भुगतान कर दो। और चौथा, बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इस एक्ट के अंतर्गत बनेंगे, तो कोई भी पढ़े लिखे नौजवान इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जो अपने प्लेटफॉर्म को देश भर से जोड़ सकते हैं और उन प्लेटफॉर्म पर जाकर किसान को पूरे देश की मंडियों का भाव मालूम रहेगा। ये प्लेटफॉर्म जिला स्थान, ब्लॉक स्थान, गांव स्थान कहीं भी हो सकते हैं। इनके माध्यम से एक तो रोजगार जनरेट होगा, दूसरा ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रेड बिना टैक्स है, इसलिए किसी को कोई काम करने में चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं होगी। और एक व्यक्ति भीतरवार में बैठा हुआ है, वो भीतरवार में बैठकर ये देख सकता है कि कलकत्ता में उसकी फसल का क्या भाव चल रहा है, और अगर कलकत्ता में उसे लगता है कि अच्छा भाव चल रहा है तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल को कलकत्ता में